हेलो, माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। अब हम लुईस थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। पहली लिमिटेशन है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो उनमें किस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है उसे हम ऑक्टेट रूल के बेसिस या लुईस थ्योरी के बेसिस पर नहीं समझा सकते। इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर के क्रमशः पेंटावेलेंट और हेक्सावेलेंट कंपाउंड्स में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि लुईस थ्योरी की लिमिटेशन है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के फास्फोरस के आउटर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि सल्फर हेक्साफ्लोराइड के सेंट्रल एटम सल्फर के आउटर शेल में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड के बेरिलियम एटम के आउटर शेल में बॉन्डिंग बनाने के पश्चात भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में भी फास्फोरस के आउटर शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके किसी एक एटम के आउटर शेल में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के नाइट्रोजन एटम के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए दी गई आधुनिक या मॉडर्न थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे। दो मॉडर्न थ्योरीज हैं, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सबसे पहले हाइटलर और लंदन ने 1927 में दी, जिसको विस्तार 1933 में पोलिंग और हाइटलर ने दिया। यह थ्योरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर बेस्ड है। सबसे जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होता है। दो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बनाते हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन एटम को यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वह हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान कॉन्फ़िगरेशन उसका हो जाता है। इसी वजह से जो हाइड्रोजन एनायन है वह एक स्टेबल एनायन होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। दो हाइड्रोजन एटम यदि अनंत दूरी से एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। यह अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के साथ साथ रिपल्शन फोर्स भी दोनों एटम्स के मध्य होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्शन और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स तब तक बढ़ता है जब तक कि ओवरलैपिंग पूरी ना हो जाए। ओवरलैपिंग तब तक होती है जब तक कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। शुरू में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है और जब दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के काफ़ी हद तक पास आ जाते हैं तो रिपल्शन फोर्स तेज़ी से बढ़ता है, जिसके कारण अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एक निश्चित दूरी पर प्रतिसंतुलित हो जाता है और इसी प्रोसेस के दौरान ओवरलैपिंग भी कंप्लीट हो जाती है। दोनों हाइड्रोजन एटम जैसे जैसे पास आते हैं तो उनके s ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, जिससे एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस के पश्चात सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों हाइड्रोजन एटम के मध्य होता है। इस पूरी प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में किस तरह से चेंज आता है उसके लिए ये कर्व दर्शाई गई